प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 11 की कृषि भौतिकी में तरंगों के व्यतिकरण का अध्ययन करेंगे। तो चलिए जानते हैं तरंगों का व्यतिकरण किसे कहते हैं। तरंगों का व्यतिकरण से तात्पर्य है कि जब भी किसी कलाबद्ध स्रोत से जब दो प्रगामी तरंगें निकलती हैं जिनकी आवृत्तियाँ समान होती हैं, आगे बढ़ने पर ये दोनों तरंगें जब कभी अध्यारोपित होती हैं अर्थात संयुक्त हो जाती हैं, तो जो माध्यम के कण हैं कहीं कहीं पर इन्हीं तरंगों के कंपनों के अनुसार कुछ कंपन करने का प्रयास करते हैं और इसके फलस्वरूप जो परिणामी तरंग है उसका आयाम भी इन किन्हीं बिंदुओं पर इन दोनों तरंगों के आयामों के योग के बराबर अर्थात A1 + A2 या कहीं पर A1 - A2 के तुल्य हो जाता है। इसी घटना को हम प्रकाश का या फिर तरंगों का व्यतिकरण कहते हैं। हम इसी घटना को तरंगों का व्यतिकरण कहते हैं। तो व्यतिकरण है ये दो तरह का होता है। नंबर 1 संयोजी व्यतिकरण, नंबर 2 विनाशी व्यतिकरण। जब किसी बिंदु पर जैसे दो तरंगे देखिए इस चित्र में दो तरंगे हैं, पहले तरंग का जो आयाम है वो A1 है ये वाला, दूसरी तरंग का आयाम A2 है। यहाँ पे देख रहे हैं जो परिणामी तरंग है इसका आयाम A1 + A2 के तुल्य है, A1 + A2 के तुल्य अर्थात A है। ये तरंगें दोनों जब जहाँ पे अध्यारोपित होती हैं तो इनका आयाम जो है मिला करके एक परिणामी तरंग आती है जिसका आयाम उन दोनों के योग के बराबर हो जाता है। अर्थात जो इस बिंदु पर जो तीव्रता होगी तरंग की वह होगी हमारी संयोजी व्यतिकरण के अनुसार। तो ऐसे व्यतिकरण को जहाँ पे परिणामी आयाम की तीव्रता या फिर तरंग की तीव्रता अधिकतम हो उसे हम संयोजी व्यतिकरण या समकोषी व्यतिकरण कहते हैं। दूसरा हमारा विनाशी व्यतिकरण। विनाशी व्यतिकरण का अर्थ है कि जहाँ पर तरंगों के अंतर न्यूनतम होने का मतलब A1 - A2 जहाँ पे शून्य, हम देख रहे हैं शून्य वाली हमारी रेखा यहाँ से लेकर ये वाली है। यहाँ पर देख रहे हैं जो दो तरंगे हैं, पहली तरंग ये वाली बड़ी वाली है A1 और दूसरी ये वाली जो है हमारी ये वाली, यहाँ से देखिए A2। जो परिणामी तरंग निकल रही है वह इसके और इसके अंतर के बराबर है और इन बिंदुओं पर जहाँ पर इनकी परिणामी तीव्रता जो है न्यूनतम है, न्यूनतम अर्थात एकदम शून्य है, तो यहाँ पर जो व्यतिकरण होंगे उसे हम विनाशी व्यतिकरण कहेंगे। व्यतिकरण होने के लिए कुछ शर्तें आवश्यक हैं। इसमें से पहली शर्त है कि नंबर 1 दोनों तरंगों की आवृत्ति समान होनी चाहिए। n = 1/t जो आपने पढ़ा है, अर्थात दोनों तरंगों की आवृत्ति क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। नंबर 2 दोनों तरंगों के आयाम भी समान होने चाहिए। नंबर 3 जो है जो इन दोनों तरंगों के बीच कलांतर है वह स्थिर होना चाहिए। अगर ये तीनों शर्तों को पूरा करेगा तभी समझ लीजिए कि व्यतिकरण की घटना होगी, अन्यथा व्यतिकरण की घटना नहीं होगी। एक बार फिर से सुन लीजिए कि व्यतिकरण के होने के लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं। दोनों तरंगों की आवृत्तियाँ समान होनी चाहिए, दोनों तरंगों के आयाम भी समान होने चाहिए और उनके बीच जो कलांतर है वो क्या होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, तभी व्यतिकरण की घटना संभव है। आगे है हम आज इस तरंगति के आंकिक प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तरंगति का जो पहला प्रश्न है वह आपको व्हाइट बोर्ड पे दिखाया गया है। तो इस पहले प्रश्न को हम समझ लेते हैं। किसी तरह का समय विस्थापन ग्राफ दर्शाया गया है। विस्थापन यहाँ दिया गया है, विस्थापन सेंटीमीटर में, और समय इधर दिया गया है, समय सेकेंड में। अब हम इस तरंग को ध्यान से देखते हैं। तरंग यहाँ से चलती है ऐसे करके, ऐसे 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 ऐसे
आगे बढ़ती है। इस तरंग में हमें 3 चीजें ज्ञात करनी है। पहला है तरंग का आयाम, दूसरा है तरंग का आवर्त काल, तीसरा है तरंग की आवृत्ति। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि तरंग का आयाम क्या है। चलिए जानते हैं कि तरंग का आयाम, इस बिंदु A को यहां से देखिए, यहां पर माध्य स्थित से अधिकतम विस्थापन जो A बराबर कहां तक जा रहा है 5 सेंटीमीटर। तो पहला क्वेश्चन का हल क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन तरंग का आयाम A बराबर माध्य स्थित से अधिकतम विस्थापन कितना है 5 सेंटीमीटर, हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। दूसरा है हमारा तरंग का आवर्तकाल कैपिटल T बराबर, कैपिटल T बराबर होता है 1/n। 1/n का मतलब है, n का मतलब एक चक्कर पूरा कब कर रहा है, कितने समय में वह एक चक्कर को पूरा कर रहा है। तो देखिए यहाँ से चला यहाँ तक आया, आधा चक्कर हो गया, एक चक्कर इसका ऐसे पूरा होगा ना। तो ये यहाँ पे आधा चक्कर पूरा होगा, यहाँ से आधा चला, ये भी आधा चक्कर पूरा हो गया, आधा चक्कर ये, आधा चक्कर ये, मिला करके हो गया इसका एक पूरा चक्कर। एक पूरा चक्कर करने में कहाँ पहुँच रहा है 4.0 सेकेंड, समय सेकंड में दिया गया, 4 यहाँ लिखा गया है। तो टी बराबर हमारा क्या आ जाएगा 4 सेकेंड। तीसरा है हमें ज्ञात करना है तरंग की आवृत्ति। तरंग की आवृत्ति का अभिप्राय है कि हम यह बराबर ज्ञात करेंगे 1/t से। टी का मान हमको 4 सेकंड पहले से दिया गया है, तो 1 बटा हो जाएगा 4 से 1 में भाग कर दें तो हमें n का मान पता चल जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 से 1 में भाग करेंगे 0.025 हर्ट्ज। आंकिक प्रश्नों में आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, एक स्वरित्र की आवृत्ति 400 प्रति सेकंड है, इसका आवर्तकाल ज्ञात करिए। तो दूसरे क्वेश्चन को जब हल करते हैं देखते हैं आप आवृत्ति n बराबर देखें 400 प्रति सेकंड दी गई है। प्रति सेकंड को आप हर्ट्ज भी लिख सकते हैं। आगे इसका आवर्तकाल हमें t का मान ज्ञात करना है। हमें पता है कि सूत्र n बराबर होता है 1/t। तो यहाँ से t को हम यहाँ लेते हैं और n को यहाँ कर दें, तो जाएगा t बराबर 1/n। 1/400 यहाँ पर लिख दें तो देख रहे हैं कि 400 1/400 हो गया इसका आवर्तकाल। चाहे तो इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं। ऊपर अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हमारा मान आ जाएगा, 400 से भाग करनी है तो सबसे पहले हमारा 0 के बाद एक अंक बढ़ जाएगा, हो जाएगा 10, एक और 0 बढ़ेगा 100, उसके बाद एक 0 और बढ़ेगा 1000 हो जाएगा, तो भाग चली जाएगी, हो जाएगा 400 गुना 800, 200 बच जाएगा, फिर एक 0 बढ़ जाएगा, हो जाएगा 2000, 400 से भाग करेंगे हो जाएगा 400 से कितना, आवर्तकाल कितना आएगा 0.0025 सेकेंड। तीसरे प्रश्न को हल करते हैं। तीसरे प्रश्न को जब हम सॉल्व करते हैं देख रहे हैं, तीसरा प्रश्न इसका सॉल्यूशन क्या निकल के आएगा। आवर्तकाल दिया गया है t बराबर 1/240 सेकेंड। हमें आवृत्ति n बराबर निकालना है। तो n बराबर क्या सूत्र होता है 1/t। 1 बटा हो जाएगा 1/240, 240 ऊपर चला जाएगा
हमारा मान आ जाएगा 240 हर्ट्ज। एग्जैक्ट लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक समान माध्यम में एक समान वेग से चलने वाली दो तरंगें की आवृत्तियों में 3:2 का अनुपात है। इन तरंगों के तरंग दैर्घ्यों में अनुपात की गणना कीजिए। तो v बराबर हमने पढ़ा है n लैम्डा। दो तरंगे हैं तो पहली तरंग के लिए v1 बराबर n1 लैम्डा 1 मान लें, v2 बराबर n2 लैम्डा 2, v1 बराबर है v2 के। क्यों बराबर है आप पूछ सकते हैं। देखिए दिया गया एक समान माध्यम में एक समान वेग है तो v1 v2 बराबर है। तो इन दोनों को हम भाग कर दें, दोनों का आपस में भाग कर दें तो हमें मिल जाएगा v1 बटे v2 की जगह पर हम v1 लिख देते हैं। आगे आ जाएगा n1 बटे n2 गुणे लैम्डा 1 बटे लैम्डा 2। v1 v2 कट गया, इधर आ गया 1 बराबर n1 बटे n2 गुणे लैम्डा 1 बटे लैम्डा 2। लैम्डा 2 का यहाँ गुणा कर दें तो जाएगा n1 बटे n2 बराबर लैम्डा 2 बटे लैम्डा 1। अब देखिए n1 बटे n2 जो शुरू में आपको मान दिया गया आवृत्तियों का अनुपात n1 बटे n2 का मान दिया गया 3:2। तो यहाँ पे n1 की जगह 3 और n2 की जगह पे 2 लिख दें तो हमारा आ जाएगा 3:2। लेकिन अगर लैम्डा 1 और लैम्डा 2 का अनुपात ज्ञात करेंगे, लैम्डा 1 अनुपात लैम्डा 2, लैम्डा 1 नीचे है 2 के बराबर तो पहले हम 2 लिख देंगे, लैम्डा 2 बाद में है तो 3 लिख देंगे। तो अनुपात क्या जाएगा, क्योंकि तरंग दैर्घ्यों के अनुपात जो है तरंग दैर्घ्यों के अनुपात की गणना करेंगे तो आ जाएगा 2:3। आगे चलते हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है एक तरंग की आवृत्ति 120 हर्ट्ज है, एक तरंग का वेग 480 मीटर प्रति सेकंड हो तो तरंग के तरंगदैर्घ्य की मान क्या होगा। इसका मान दिया गया n बराबर 120 हर्ट्ज, वेग भी दिया गया v बराबर 480 मीटर प्रति सेकंड, v बराबर होता है n लैम्डा। तो तरंग दैर्घ्य का मान निकालना है यानी लैम्डा का मान निकालना है तो v n आएगा इधर जगह v बटा n। लैम्डा बराबर हो जाएगा v का मान कितना है 480 मीटर प्रति सेकेंड और ये जो है 120 हर्ट्ज है। 120 लिख दें चाहे इसको 1 बटा s भी लिख सकते हैं तो s से कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 12 का नाम 12 चौक 48 आ जाएगा 4 मीटर। तरंग दैर्घ्य कितनी है लैम्डा का मान, लैम्डा बराबर 4 मीटर। ये हो गया हमारा चौथे प्रश्न का आंसर। के अगले क्रम में देखते हैं पांचवा प्रश्न है एक चरित्र का आवर्तकाल 0.004 सेकंड है तथा उसमें उत्पन्न वायु में ध्वनि तरंग की लंबाई 4 मीटर है। वायु में ध्वनि के वेग की गणना कीजिए। तो पांचवें क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आवर्तकाल t का मान दिया गया है 0.004 सेकंड तथा उसमें उत्पन्न ध्वनि तरंग की लंबाई लैम्डा बराबर कितनी है 1.4 मीटर। हमें ज्ञात क्या करना है, वेग v बराबर, सूत्र हमारा होता है v बराबर n लैम्डा। n का मान दिया नहीं गया है तो t की सहायता से पहले हम n का मान निकाल लें 1/3। तो ऊपर देखेंगे 1/0.004 3 अंक पे दशमलव है तो आप एक काम करिए कि ऊपर 3 0 बढ़ा दीजिए, नीचे आ जाएगा 4 का नाम 4 गुना 8 2 बच गया 4 बच्चे 20 ऊपर आ गया 250 हर्ट्ज।
अब 250 को लेकर के इसी मान में हम रख देंगे। v बराबर हमारा हो जाएगा 250 गुणे 1.4। 14 25 कितना होता है 70 और 2 दूना 28 और 7 35। जीरो तो बढ़ ही जाएगा, एक अंक दशमलव है तो एक अंक दशमलव लग जाएगा, अर्थात आ जाएगा 35 मीटर प्रति। एक बार इसको फिर से देख लीजिए। n बराबर हमारा हो जाएगा 1/t। जब हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो एक अंक दशमलव लगाना है, तो 14 का 0 गुणा करेंगे 0, 14 25 70 का 0, 14 दूना 28 और 7 35। एक अंक दशमलव लगा दें तो हमारा उत्तर आ जाएगा 350 मीटर प्रति सेकंड। ये हमारा आंसर हो जाएगा v बराबर 350 मीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न है, एक कंपित वायु वस्तु हवा में इतने मीटर लंबी तरंगे भेजती है, यदि हवा में ध्वनि का वेग 330 मीटर प्रति सेकंड हो तो कंपित वस्तु की आवृत्ति तथा आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। लंबी तरंगे भेजती है, इसका मतलब हमको छठा प्रश्न पहले तो हल करना है। लैम्डा का मान दिया है 1.25 मीटर, v का मान भी दिया गया है 330 मीटर प्रति सेकेंड। हमें ज्ञात क्या करना है, आवृत्ति n का मान और कैपिटल T का मान। v बराबर सूत्र क्या होता है n लैम्डा। v बराबर हमारा हो जाएगा, v की जगह पे हम ये मान रख दें 330 मीटर प्रति सेकेंड और n की जगह पे n रहने दें, लैम्डा की जगह रख दें 1.25 मीटर। तो यह बराबर हमारा हो जाएगा 330 बटे 1.25। आगे 2 के दशमलव है, 0 हटा दीजिए, 2 0 बढ़ा दें, आ जाएगा 125। 125 से पहले इसको 5 से काट लें, 5 गुना 10 और 5 25, 5 36, 3 बच गया, फिर 5 30, 6600 बटा 25। 5 सभी भी कट जाएगा, 5 एकन्नम 5 और 5 एकन्नम 5, 15 बच गया, 5 तिहाई 15, 5 गुना 10 यानी कि 1320 बटा 5। अभी भी कट जाएगा 5 से, 5 एकन्नम 5, 5 गुना 10, 3 बचा और 2 मिला के 32, तो 5 36, 2 बचा हुआ है, 0 है 520 यानी कि 264 हर्ट्ज हमारा n का मान आया है। n की सहायता से हम t का मान निकाल लेंगे 1/t। t बराबर हो जाएगा हमारा 1/n अर्थात 1/264 से 1 में भाग कर दें, हमारा मान आ जाएगा 0.03787। ये हमारा आंसर हो जाएगा। जब हम इससे इसमें भाग करेंगे इसमें कितना हमको मान प्राप्त होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है 7वां, किसी स्रोत से उत्पन्न ध्वनि का वेग 2 माध्यमों में क्रमशः 330 मीटर प्रति सेकंड तथा 1650 मीटर प्रति सेकंड है। इन माध्यमों में पहला नंबर 1 तरंगों की आवृत्ति, नंबर 2 तरंगों की तरंगदैर्घ्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जब कोई तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके वेग तो बदल जाते हैं, लेकिन उसकी आवृत्ति हमेशा क्या रहती है, समान रहती है।
तो ध्वनि तरंग वही है, तो उनकी आवृत्ति क्या हो जाएगी, n1 n2 जो रहेगी दोनों बराबर ही रहेगी, अर्थात दोनों को n के बराबर मान रहे हैं। तो सबसे पहले हम इनकी आवृत्ति निकालते हैं। v बराबर हमारा है n लैम्डा सूत्र से, मान लीजिए v1 है, यह n का n ही रहेगा और ये लैम्डा है। तो अनुपात जो रहेगा पहले वाले में, जो पहले माध्यम में जितनी भी रहेगी n, दूसरे माध्यम में भी n रहेगी। अनुपात क्या हो जाएगा, 1:1:1। दूसरा है तरंगों की तरंग दैर्घ्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। v1 n1 n के बराबर को छोड़ देते हैं बटे λ1 और v2 बराबर n λ2 दोनों की भाग कर देता जाएगा। v1 बटा v2 बराबर n λ1 बटे λ2। n से n काट दीजिए। तो इनके बीच जो अनुपात है λ1 और λ2 का, तो ऊपर लिखेंगे 330, नीचे लिखेंगे 1650, 33 से करना 33, 33 बच्चे 165 आ जाएगा 1/5, अर्थात λ1 और λ2 बराबर आया है 1/5। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, λ1 अनुपाते λ2 बराबर 1/5। ये हमारा दूसरे वाले खंड का आंसर हो जाएगा और पहले वाले का आंसर ये आया 1/1। क्यों? क्योंकि तरंग की जो आवृत्ति है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर भी नहीं बदलती है। अगला है प्रश्न, विविध भारती स्टेशन से प्रसारण की आवृत्ति 1.5 × 10⁶ हर्ट्ज है तथा रेडियो तरंगों का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। विविध भारती स्टेशन द्वारा प्रसारित तरंगों की तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए। सबसे पहले हम देख रहे हैं आवृत्ति जो है n बराबर दिया गया 1.5 × 10⁶ हर्ट्ज। तरंगों का वेग v बराबर दिया गया 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। सबसे पहले हम इसको निकाल सकते हैं। हमें निकालना क्या है, तरंगदैर्घ्य लैम्डा का मान। लैम्डा बराबर क्वेश्चन मान लगा देते हैं। v बराबर सूत्र हमारा n लैम्डा। v बराबर n लैम्डा निकालने के लिए सबसे पहले हमको लैम्डा का मान निकालना है। तो लैम्डा बराबर हो जाएगा v बटा n। v की वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड और n बराबर है 1.5 × 10⁶। 1.5 से 1.5 करना 1.5 और 1.5 दूना 3 आ जाएगा और 10⁶ नीचे है, 10⁸ ऊपर है, 6 ऊपर जाएगा तो 8 कम हो जाएगा 2 × 10⁸ - 6 बराबर आ जाएगा 2 × 10⁻²। 10⁻² का गुणा करेंगे आ जाएगा 200। 200 क्या है, तरंगदैर्घ्य, मात्रक क्या जाएगा मीटर में। ये हो जाएगा हमारा आंसर। इस तरह से हमने तरंग गति के सभी प्रश्नों को जो भी आंकित थे उनको हल कर लिया है। अब कल हम आगे अगले अध्याय करेंगे। धन्यवाद बच्चों।